Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग, यानी कि जो आपका शिक्षण होता है उसकी क्या हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव प्रभावित करने वाले तरीके होते हैं जिनसे कि हम अपनी टीचिंग को करें, शिक्षण प्रदान करें। तो टीचर को क्या करना चाहिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स को कैसे वो इन्फ्लुएंस करें, किन किन शिक्षण सामग्रियों का इस्तेमाल करें, या फिर मतलब ऐसा क्या यूज़ करें, वो किस तरह से उनको समझाएं, किस किस चीज़ का वो यहाँ पर इस्तेमाल करें जिससे कि वो अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकें, ताकि जो स्टूडेंट है वो एक अच्छी लर्निंग को एक्वायर कर सके, एक अच्छा अधिगम ले सके विदाउट कह सकते हैं कि बोर हुए, या फिर बिना इंटरेस्ट के शिक्षा लेने से अच्छा है कि उसमें इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए ताकि वो इंटरेस्टेड होकर शिक्षण ग्रहण करे और साथ ही साथ उसको अपनी लाइफ में अपने बिहेवियर चेंज में जो है वो उसको यूज़ करें। ठीक है, तो हम देखते हैं ये आपके नोट्स भी हैं, तो आप चाहे तो उनको नोट करते चलिए या फिर उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। द टीचर शुड स्टार्ट विथ सिंपल आइडियाज़। सबसे पहली बात आती है जब आप टीचिंग करने जाते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है ना। आप टीचिंग करने जब जाएंगे तो हम कहते हैं ना, आपने हमेशा सुना होगा कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन जिस किसी भी व्यक्ति पर जितना अच्छा पड़ता है, कहते हैं कि उस इम्प्रेशन की बेसिस पे वो जो पर्सन होता है वो आपके बारे में अपने माइंड में ढेर सारे बिलीव्स जो है वो बना लेता है। कह सकते हैं अगर आपका पहला इम्प्रेशन उस पर अच्छा बना तो वो आपके बारे में सब कुछ पॉजिटिव सोचता है। वहीं अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उस पर गलत पड़ता है तो आप चाहे कितने भी अच्छे हों, क्रिएटिव क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसका माइंड ये सब मानने से इनकार करता है, क्योंकि उसने जो सबसे पहले आपको देखा वो उसी को रियलिटी मानता है। तो वही हम कहते हैं कि कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको अपना फर्स्ट इम्प्रेशन जो है उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि जो सामने वाला है वो अच्छे या एक बेहतर तरह से क्या हो सके, प्रभावित हो सके। तो जब भी कोई टीचर स्टार्ट करता है या फिर जब भी टीचर स्टार्ट करे तो कैसे स्टार्ट करे, तो वो सिंपल आइडियाज़ का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब आप टीचिंग देने जा रहे हैं तो ठीक है, आप जिस भी कंसेप्ट को वहाँ स्टूडेंट्स को बताने जा रहे हैं उसमें आपने तो मास्टर्स कर रखा है, बट वो जो बच्चा है वो बिल्कुल फ्रेश है, उसको उस कंसेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो आपको उस सिंपल आइडिया से स्टार्ट करना है जो कि वो समझ सकता है ना। जैसे कि जब आप एप्पल पढ़ाने जाते हो, एप्पल पढ़ाने से पहले आप उसको ABCD पढ़ाते हैं। जब उसको ये वर्ड्स, ये अल्फ़ाबेट्स जब उसको आ जाते हैं तब आप उनको स्पेलिंग करना बताते हो कि A फॉर एप्पल होता है, APPLE एप्पल की स्पेलिंग होती है। तो जब बच्चा ये जानता होगा तो वो इसको ईज़िली समझ पाएगा। अब आप चाहते ही अगर उसको एप्पल पढ़ाना शुरू कर दोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है ये क्या है। हम मानते हैं अब तो जो अब स्टूडेंट्स होते हैं वो ABCD बहुत पहले से जान जाते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं तभी से, लेकिन सिर्फ कितना ABCD, इतना, इसके आगे नहीं। तो वही है कि पहले हमें अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो क्लियर करने होंगे, तब हम अब आगे उनको पढ़ाएं। तो टीचर को सबसे पहले सिंपल आइडियाज़ के साथ स्टार्ट करना चाहिए और फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी में लेके जाना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा ना कि सबसे पहले क्या पढ़ाया गया, इंग्लिश की अगर हम बात करें सबसे पहले लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए। ABCD जब आपको आ गया, इस ABCD के थ्रू आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ाया जाने लगा। आपने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल जब पढ़ लिया, अब आप समझने लगे कि किस तरह से किस किस शब्द का हमें प्रयोग कहाँ कहाँ करना है।
थोड़ा सा आगे बढ़े, अब आपके टीचर ने आपको एनिमल्स नेम दिए, उनसे आपने तरह तरह के एनिमल्स को जाना, आपने प्लांट्स नेम पढ़े, आपने फ्रूट्स नेम पढ़े, फ्लावर्स नेम पढ़े, इस तरह से आप आगे बढ़ते चले गए। और अब हम बात करें अगर इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आपने सबसे पहले स्टार्ट किया द सेंटेंस से। यहाँ पर भी वही चीज़ आई कि सबसे पहले आपने कहा क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, ठीक है। और ये लेटर्स क्या हैं, आपके ABCD हैं। उनको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि आपके वॉवेल्स होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और अब आपने क्या करना शुरू किया, इन लेटर्स का यूज़ करके आपने वर्ड्स बना लिए। उन वर्ड्स का यूज़ करके आपने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ किया, इस तरह से उनको अरेंज किया कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे सकें, एक मीनिंगफुल सेंस दे सकें, और उस सेंस के थ्रू आपने सेंटेंस बना लिया। और हम लोगों ने क्या किया, इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी और किस वर्ड का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, किस वर्ड के साथ किसको लगाना है, ये सब सीख लिया। तो ये सब हम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे पहुँचे, स्टार्टिंग से। तो क्या करना है, टीचर को सबसे पहले सिंपल आइडियाज़ को इस्तेमाल करना है और फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आगे बढ़ते चले जाना है। सिर्फ सिंगल पॉइंट था, बहुत टाइम ले लिया एक्सप्लेन करने में, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसलिए इतने अच्छे से बताया ताकि आपके माइंड में जो है चीज़ें बैठ सकें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा कि द टीचर शुड मूव फ्रॉम, आप देखो टीचर को क्या करना है, टीचर शुड मूव फ्रॉम एक्सप्लेनिंग नोन कंसेप्ट्स टूवर्ड्स अननोन कंसेप्ट। फिर से वही बात आ गई कि जब आप कुछ भी ऐसा पढ़ा रहे हैं जो कि बच्चे को नहीं आता, तो उससे पहले आप जो वो जानता है उसको बताएंगे और उस चीज़ से आप उस चीज़ तक पहुँचेंगे जो उन्हें नहीं आती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि अगर कोई टीचर, किसी भी टीचर को वर्ड्स पढ़ाने हैं, वर्ड्स नेम बच्चे को पढ़ाने हैं, तो वर्ड्स नेम अगर आप उससे डायरेक्टली बोलोगे बेटा वर्ड्स नेम लिखिए, वो नहीं लिख पाएगा। लेकिन अब वो ये तो नहीं जानता वर्ड्स नेम क्या होता है, लेकिन अब आपने उससे कहना शुरू किया कि अच्छा बताओ काऊ कौन करता है, तो ये वो बहुत पहले से जानने लगता है कि अगर कोई पक्षी काँव काँव करता है, तो पेरेंट्स ही यूज़ करने लगते हैं वर्ड्स घर में, काऊ की तरह काँव काँव कर रहे हैं, ठीक है, घोड़े की तरह हिनहिना रहे हैं, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा क्या होता है, एनिमल्स वर्ड्स के नेम्स जो है वो याद हो जाते हैं। तो अब आपने बोला कि काँव काँव कौन करता है, बच्चा सबसे पहले बताएगा कि कौवा करता है। अच्छा, कौवे को इंग्लिश में फिर आप बता देंगे कि कौवा होता है वो काँव काँव करता है और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रो कहते हैं। अब आपने एक वर्ड नेम बता दिया। आपने फिर ये इसको देख कर बताया कि आपने बताया कौवा, तो वर्ड्स क्या होती है जो फ्लाई करती हैं, यानी कि आपने बता दिया कि कौवे का क्या होता है, वो बताएंगे कौवा क्या करता है, तो आप बच्चा ही बताएगा कि कौवा उड़ता है। आप सबसे पहले इस पॉइंट को नोट करेंगे और बता देंगे वर्ड्स क्या करते हैं, वर्ड्स की खासियत है कि वो उड़ सकते हैं। आपने बताया और बताइए कौवे के बारे में, अब वो कहेगा कि उसके पंख होते हैं, तो आपने ये बता दिया कि वर्ड्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं, पंख होते हैं। अब आपने कहा कि अच्छा कौवे का कभी आपने अंडे देखे हैं, वो बताएगा हाँ कौवे अंडे देते हैं। तो अब आप ये बता देंगे कि जो वर्ड्स होती हैं वो क्या देती हैं, वो एग्स देती हैं। तो इस तरह से आपने इस वर्ड को जो है वो बच्चे को समझा दिया, उसी के कंसेप्ट से जो वो जानता था उसी को यूज़ करके आपने उस टर्म को जो है वो समझा दिया। तो वही है कि आप बच्चे को अगर कुछ भी समझा रहे हैं तो जो कंसेप्ट वो नहीं जानता है उस कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना होता है जो वह पहले से जानता है। तो नोन से अननोन की तरफ जो है वो आपको बढ़ना है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होगा वो क्या कर पाता है, रिलेट कर पाता है और कंसेप्ट को ईजिली जो है अपने माइंड में रिटेन कर लेता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जांपल और देती हूँ। आपको बच्चे को अगर ताजमहल के बारे में बताना है, आप उसको एक बार ताजमहल घुमाने ले जाओगे, अब वो खुद ही सब कुछ देख आएगा। आप उससे पूछोगे अच्छा ताजमहल हम लोग कहाँ गए थे, ताजमहल गए थे, कहाँ गए, कहाँ बना है, खुद बता देगा हम आगरा गए थे, इतनी फीस दी थी, बस से गए थे, अच्छा क्या क्या देखा, सब कुछ बता देगा। तो क्या है, जब बच्चा जो जान रहा है उससे रिलेट करके आप जब कंसेप्ट को समझाओगे वो ईजिली उसको एक्वायर कर सकता है। तो नोन से अननोन की तरफ हमें बढ़ना होगा।
नेक्स्ट है कि द टीचर शुड मूव फ्रॉम कंक्रीट यानी कि स्टैब्लिश फैक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब बच्चे को क्या मतलब टीचर्स को क्या करना है, तो टीचर को कंक्रीट का यहाँ पर मतलब है मूर्त, यानी कि जो देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, ठीक है। तो टीचर को कंक्रीट यानी कि जो फैक्ट ऑलरेडी स्टैब्लिश है उस फैक्ट के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ना होगा, मतलब मूर्त से जो है वो अमूर्त की ओर जाएगा, ठीक है। अब आप डायरेक्ट उसको अमूर्त चीज़ें नहीं बता सकते, अमूर्त बताने के लिए पहले आपको मूर्त चीज़ों का उसे अभ्यास कराना होगा, ठीक है। अब अमूर्त की अगर हम बात करें, अमूर्त मान लीजिए क्या है, ऑनेस्टी है। आप मुझे बताइए किस किस ने ऑनेस्टी देखी है, क्या किसी ने ऑनेस्टी को देखा है? ऑनेस्ट पर्सन आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने ऑनेस्टी देखी है? नहीं। आपका जवाब आएगा नहीं। क्या आपने ऑनेस्टी को कभी टच किया है? आपका जवाब होगा नहीं। तो अब ये ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एक अमूर्त चीज़ है जिसको ना ही तो हमने कभी देखा है और ना ही हमने उसे कभी छुआ है, ठीक है। हमने इस ऑनेस्टी को क्या किया है, हमने इस ऑनेस्टी को महसूस किया है। तो वो चीज़ जिसको हम कभी देख ना सकें, कभी छू ना सकें, लेकिन हम उसको महसूस कर सकें, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। तो वही है कि टीचर को इस एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के बारे में बताने से पहले उससे रिलेटेड आपको मूर्त चीज़ के बारे में जो है वो बताना होगा। अब आपको किसी भी बच्चे को क्लास में जब भी आपको अगर ऑनेस्टी समझानी है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसके लिए आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, कंक्रीट थिंग्स का, जैसे कि आप इस्तेमाल करोगे। अब आपने क्या करा, क्लास में पेन गिरा दिया अपना, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट अगर उस पेन को देखता है और उसे पता है ये मैम का पेन है, वो पेन उठाकर आप तक लेकर आता है और कहता है कि मैम सर ये आपका पेन गिर गया था और मैंने आपको ला के दिया। अब आप तुरंत इसको यूज़ करोगे और बाकी बच्चों को बताओगे कि इसने ये पेन अपने पास ना रख के मुझे वापस किया, ये इसकी क्या है, ईमानदारी है। क्योंकि अब वो बच्चा इस ईमानदारी को समझने लगेगा कि अच्छा हमें क्या करना है, चोरी नहीं करनी है, जो चीज़ हमें दिखाई दे और जिस किसी की भी हो हम उसको लौटा दें, ये हमारी ईमानदारी कहलाती है। तो ईमानदारी वो नहीं जानता, लेकिन जो मूर्त चीज़ें, वो बच्चा मूर्त था, वो पेन मूर्त था, उसके इस्तेमाल से बच्चे को क्या सिखा दिया गया, अमूर्त चीज़ के बारे में बता दिया गया। तो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलना है, ठीक है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है ये एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, हमारे विचार होते हैं, इसको हम देख या सुन नहीं सकते, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ाएं तो सबसे अगर आपको कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ बतानी है तो उससे पहले आप क्या बताएंगे, उसको कंक्रीट चीज़ बताएंगे और उससे रिलेट करते हुए आप एब्स्ट्रैक्ट तक जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर शुड इम्पार्ट नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड द फ्यूचर बेटर। आगे आता है कि अगर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है टीचर की, या फिर एक टीचर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए टीचर को क्या करना होगा, नॉलेज इम्पार्ट करनी होगी। किसके बारे में, तो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके बारे में अच्छी नॉलेज अगर टीचर देता है, देन दे कैन अंडरस्टैंड दी पास्ट एंड दी फ्यूचर बेटर। जब प्रेजेंट को आप अच्छे से समझा पाएंगे तो ही जो बच्चे हैं या जो टीचर हैं वो पास्ट और फ्यूचर को वहाँ पर रिलेट कर पाएंगे, है ना। आप जब आज अच्छी शिक्षा देंगे तो ही आप पहले का और आने वाले समय का उनको ज्ञान दे पाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जितना अच्छा आज करेंगे उस पे उनका कल निर्धारित करेगा और उससे वो अपना पास्ट जो है उसको रिकॉल कर सकेंगे, कहाँ उन्होंने गलतियाँ की उनको आगे फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अ टीचर शुड टीच फ्रॉम पर्टिकुलर बाय एक्सप्लेनिंग फैक्ट्स एंड मूव टुवर्ड्स जनरल लॉज एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब टीचर को क्या करना होगा, तो टीचर को पढ़ाना होगा, कहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्ट से स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाने गए बच्चों को सेल और सेल बताने के चक्कर में बता तो रहे थे सेल, और अगर वहाँ पे हमारा आ गया, जैसे सेल पढ़ा रहे थे, अब ये सेल क्या है, तो बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है।
फंक्शनल यूनिट है। अच्छा, फंक्शनल यूनिट है, तो ये सब सेल के बारे में बता रहे थे। फंक्शनल की जब बात आई वहीं से डाइवर्ट हुए, थोड़ा कोई एग्जाम्पल लिया और जाके डाइजेशन बताने लगे। तो अब ये चीज़ क्या कहलाई आपकी कि यहाँ पर क्या हुआ, आपने पर्टिकुलरली जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब कहीं से शुरू किया और कहीं पहुँच गए, तो ये नहीं करना है। एक पर्टिकुलर फैक्ट से आपको इस्तेमाल करना है और फिर मतलब उसी डायरेक्शन में आगे जाते हुए आपको जनरल लॉज और उसके डेरिवेटिव्स बताने हैं। ठीक है, जैसे अब आप लोगों ने सबसे पहले अगर आपको मोशन पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आपको मोशन समझा दिया गया। मोशन क्या है, तो मोशन में क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है ना। एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मोशन है कि एक समय में कुछ क्या हुआ, पोजीशन में चेंज आया। ठीक है, तो फिर आपने पहले मोशन समझाया था, फिर आपने बताया कि लॉज ऑफ मोशन बता दिए कि लॉज ऑफ मोशन किसके द्वारा दिए गए, न्यूटन के द्वारा दिए गए। कौन कौन से नियम थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नियम क्या कहता है, दूसरा तीसरा नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक कोई चीज़ रोकी नहीं जा सकती। तो इस तरह से आप आगे बढ़े। ठीक है, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया, एक पर्टिकुलर फैक्ट मोशन से स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसके सिद्धांत और उसके डेरिवेटिव्स को आप आगे बढ़ाते चले गए, जैसे कि आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी। आगे अगर हम देखें, द टीचर शुड कीप इन माइंड द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट एंड देन मूव टूवर्ड्स एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट्स इन लॉजिकल वे। अब बात आती है कि अगर टीचर जो है जब अगर वो कुछ भी समझा रहा है, कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम वो समझा रहा है, तो उससे पहले उसको बच्चे का कह सकते हैं उसका जो मेंटली स्ट्रक्चर है, उसका जो मेंटल एबिलिटी है, उसको पहले उसको समझना होगा, या फिर उसका कह सकते हैं कि उसकी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें जो हैं पहले उनको समझना होगा, और तब आप अपने लॉजिक्स को, कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऑलरेडी सब कुछ अपने घर से जान रहे थे। कुछ पेरेंट, अब बच्चे ऐसे आने लगे हैं कि लेट अगर एडमिशन ले रहे हैं तो पेरेंट्स, या लेट भी नहीं, टाइम से भी ले रहे हैं तो पेरेंट्स उन्हें पहले से ही क्या कर देते हैं, पूरा ट्रेन कर देते हैं। वो ABCD 1 2 3 ये सारा कुछ पढ़ के आते हैं, बस उनको आपको लिखवाना होता है। जनरली बच्चे लिखना नहीं जानते हैं, तो वहीं पर आपको यही चीज़ आपको देखनी है कि बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक उसकी क्षमता है वो कितनी है, किस हिसाब से आपको उसको पढ़ाना। तो सबसे पहले आपको उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में जानना होगा और फिर आप कंसेप्ट को आगे उसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट है, टीचर शुड डिवाइड द टॉपिक इनटू पार्ट्स टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेटर। अब आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको उसको क्या करना होगा, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जब आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जैसे कि काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा जबकि हर चीज़ की डिविजन्स होती हैं। जब आपने प्लांट किंगडम पढ़ाया तो आपने प्लांट किंगडम को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया। जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ाया वहाँ आपने कि वर्टिब्रेट होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं, आपका वहाँ पे फाइलम होता है, जीनस होता है। तो इस तरह से आपने सबको डिवाइड किया। तो धीरे धीरे इस तरह से बच्चे भी क्या थे, समझते हुए पढ़ने लगे। सभी को अगर मिक्स कर दिया जाए तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी पढ़ाने से पहले उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, वो उनके लिए ईजी रहता है। ठीक है, फिर द टीचर शुड हेल्प टू ट्रांसफॉर्म द नॉलेज दैट इज़ नॉट क्लियर इनटू क्लियर टू क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब टीचर को क्या करना होगा, अब टीचर को मदद करनी होगी कि वो क्या करे, वो मदद करे नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, जो कि मतलब कह सकते हैं कि जो भी कुछ क्लियर नहीं है, अगर बच्चे की जो नॉलेज है वो क्लियरिटी नहीं है उसमें, वो समझ तो रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो आप टीचर को क्या करना होगा, उसकी नॉलेज को नॉट क्लियर से क्लियर बनाना होगा। ठीक है, और उसके डाउट्स को जो है वो यहाँ पर क्लियर करना होगा। टीचर को ये नहीं करना कि एक बच्चे ने दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार आप समझा चुके हैं, फिर आप उस पर क्या हो गए, भड़क गए, तो ये नहीं करना। उसके जो डाउट्स हैं जहाँ वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसके डाउट्स को क्लियर करना ही टीचर का जो है वो परम कर्तव्य है, कह सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो टू बेटर अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट एनी गिवन टॉपिक अ टीचर शुड डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। मैंने भी आपको बताया, फिर से वही है, अच्छे से समझाने के लिए, किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए विद्यार्थियों को, टीचर को प्रॉब्लम जो होगी उसको डिवाइड करना होगा, ठीक है, उसका एनालिसिस करना होगा और फिर उसको, उसके पार्ट्स को क्या करना होगा, आपस में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि कैसे आप एक मतलब शिक्षण जो है वो कैसे प्रभावी बना सकते हैं, तो उसका जो लास्ट है वो ये है कि टीचर को हमेशा बच्चे को एनकरेज करना है कि वो सेल्फ स्टडी करे। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें एक स्टूडेंट की, स्कूल में वो मैक्सिमम 5 आवर्स के लिए रहता है, क्लियर है। इस 5 आवर्स में भी वो आपके डिफरेंट यानी कह सकते हैं अगर 8 पीरियड्स लगते हैं तो हर सब्जेक्ट का पीरियड, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग होगा, तो 8 टीचर से यहाँ इंटरेक्ट कर रहा है और यहाँ पर हम मान सकते हैं 40 मिनट्स का जो है वो एक पीरियड रहता है, यानी कि वो किसी भी एक टीचर के साथ सिर्फ 40 मिनट इंटरेक्ट कर रहा है पूरे दिन में। ये भी मान लें हम, चलिए प्राइमरी स्कूल्स की अगर हम बात करें, वहाँ सिंगल टीचर ही रहता है, तो अगर 4 to 5 आवर्स बच्चा जो है वो स्कूल में बिता रहा है, तो वो जो टीचर है वो चलिए, लेकिन फिर भी वो टीचर सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए ही तो बच्चे के साथ है ना। और हमारे दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अब बाकी जो आवर्स हैं वो बच्चा अकेले है घर में। बहुत ज़्यादा मान लीजिए आपके, हम मान लें कि स्टार्टिंग की टाइम पर आप 8th तक आप सिर्फ एक ही कोचिंग पढ़ते हैं बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 5 to 6 आवर्स मान लीजिए, 7 आवर्स मान लीजिए कि वो टीचर के साथ है, लेकिन बाकी के समय वो अपने घर में है, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ इस केस में जो टीचर है वो बच्चे को एनकरेज करते चलें कि बेटा आपको खुद से स्टडी करनी है। अगर आप सिर्फ स्कूल और ट्यूशन पे बेस रहेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते, आपको खुद से स्टडी करना है। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आपको टीचर से कंफर्म करना है। अगर आप जब पढ़ोगे तो ही आपके माइंड में डाउट्स आएंगे, है ना। हम लोगों के साथ भी होता है, अगर हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ नहीं आ रही थी, अच्छा यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है, किसी एक टॉपिक में बहुत बार गलती करे जा रहे हैं, तो वहाँ प्रैक्टिस सेट खुद से लगाने से हम समझ पाते हैं अच्छा हमारी वीकनेस क्या है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है। तो वही है कि बच्चे को सेल्फ स्टडी करने के लिए यहाँ पर मोटिवेट करना है। बच्चा जब खुद से स्टडी करता है तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है अपने कंसेप्ट्स को बिल्डअप करने में, ठीक है। तो टीचर जो प्रभावी बना सकता है जिन तरह से उनको हमने यहाँ पर जाना, ठीक है, इनको आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या था कि बहुत इजी से स्टार्ट कीजिए और फिर आगे टफ की तरफ बढ़ते चले जाइए। हम कह सकते हैं कि इनको हम शिक्षण सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है, सरल से कठिन की ओर जाना, ठीक है। फिर बच्चा जो कुछ जान रहा है उनका इस्तेमाल करते हुए, मतलब कह सकते हैं हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। ये भी क्या है, आपका एक शिक्षण सूत्र है, आपके शिक्षण का सिद्धांत है कि जो बच्चा जानता है उससे आप उसको आगे पढ़ाएं। कौवा जानता है तो कौवे से आप पक्षियों के बारे में वहाँ पर उसको बता दें। टीचर शुड मूव अप, वही मूर्त, पहले मूर्त दिखाइए तभी तो बच्चा अमूर्त जानेगा। पहले एक ईमानदार व्यक्ति दिखाइए तो वो ईमानदारी जान पाएगा, है ना। तो ये बात ये आपको इस्तेमाल अच्छे से, अगर बच्चे को समझाना है कुछ भी तो पहले उसको आज अच्छा बनाइए, तब वो जाके फ्यूचर और पास्ट में जो है वो वहाँ पर इंटरेक्ट कर पाएगा। टीचर जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करे, ये नहीं कहीं से भी कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। होता है जैसे कि आपकी इंग्लिश जो है वो सेंटेंस से ही स्टार्ट होती है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, सबसे पहले नाउन ही पढ़ते हो आप। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले एडजेक्टिव नहीं पढ़ना शुरू कर दिया जाता है। नाउन क्यों पढ़ते हो, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का जब आप पढ़ लेते हो उसके बाद आप उनकी विशेषताएं बता पाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, वो आपकी संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता ही तो बता रहा है। तो सबसे पहले आप वही आगे कि आप पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग ये नहीं कि सबसे पहले टीचर गया और जाके डायरेक्ट टेंस पढ़ाना शुरू कर दिए। बच्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब ये सब कुछ जानता ही नहीं है तो वो टेंस नहीं कर पाएगा। टीचर को बच्चे की जो साइकोलॉजिकल नीड्स है उनको माइंड में ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है कि वो बच्चा कितना कंसेप्ट जो है वो अपने माइंड में रख पा रहा है। ये नहीं कि बस एक बार स्टार्ट किया और डायरेक्ट 5 चैप्टर करा दिए और उसको समझ में कुछ भी नहीं आया।
टीचर पढ़ाते समय जो भी टॉपिक है उसको डिवाइड करते हुए चले, क्योंकि अगर आप कह सकते हैं बल्क में पढ़ा देंगे तो वो सब उनके माइंड में मिक्सअप होता चला जाएगा। अब बल्क में आप किसी को भी कुछ भी नहीं समझा सकते, जब उसको आप डिवाइड करते चलेंगे, एनिमल्स, वर्ड्स, इंसेक्ट, सबको अलग अलग पढ़ाते हैं तो ही जो है वो क्लैरिफाई हो पाता है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बच्चे को एनकरेज करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी स्टडी की तरफ क्या हो, डेडिकेट रहे। अब हम सही मायनों में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, यानी शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे, उनको हम शिक्षण सूत्र भी कह सकते हैं, अभी हमने जो पढ़े। ठीक है, तो हम इनको स्टार्ट करेंगे, इनको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल बी कमिंग बैक विथ इट्स सेकेंड पार्ट। तो कीप वॉचिंग दी वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। So let's meet in our next video. Thank you. Thanks. Have a nice day. And thanks for watching.